good to go now. अच्छा, अब what were we talking about? We were talking about the parallel combinations. तो यहाँ पे अगर for example if this is the combination, तो जो हमारे पास यहाँ पे formula आएगा ना, formula would be equals to R T equals to, ये भी आपके पास बल्कि इन्वर्स में आएगा, तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 1/RT equals to 1/R1 plus 1/R2 and then 1/R3 and then so on. इस तरह करके आपके पास ये जो सारी वैल्यूज़ है ना वो इस तरह करके आ रही होंगी। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1/RT, ये आपके पास जो होगा ना इसका बेसिक यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा। एक मिनट। तो अगर आपने कभी भी आपके पास 2 से ज़्यादा रेजिस्टर्स आते हैं ना, तो दिस इज़ द फार्मूला दैट यू गोना यूज़। अब यहाँ पे अगर आप फाइंड करो तो 1/RT के हिसाब से अगर आप फाइंड करते हो यहाँ पे, तो आपके पास आप इस तरह करके लिख लो पहले 1/RT एंड देन आपके पास 1/R1 आ जाएगा यहाँ पे, वो 1/5 हो जाएगा एंड देन 1/10 एंड देन यूल हैव 1/5। तो इसको आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने इसको सम करना है। अब इसको कोई भी कैलकुलेटर लेके मुझे इसके सम का आंसर बता दे, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/10 का। तो इसका मुझे आंसर बता दो, मेरे पास अभी कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है। किसी ने फाइंड किया आंसर? एनीवन? 5/10. 5/10, ठीक है। ओके, तो इसका फाइनल आंसर अब क्या बन जाएगा? अब बस इसका ना रेसिप्रोकल लेना आप लोगों ने। 1/RT आपके पास आ जाएगा 5/10 ही आ रहा है ना, तो इसका जब आप लोग रेसिप्रोकल लोगे ना तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 जो है वो आपके पास यहाँ पे 1 की प्लेस में आ जाएगा एंड देन यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5/RT। अब RT की जो वैल्यू है आपके पास क्या आ जाएगी 10/5 विच शुड बी इक्वल्स टू 2 ohms। तो ये आप लोग के पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट दी रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल सर्किट। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा यहाँ पे बस नोट ऐड कर देता हूँ कि दिस फार्मूला इज़ ओनली एप्लीकेबल for 2 resistors। For the 2 resistors। और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जनरल फार्मूला है, हर जगह लगेगा। अगर आपने ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगाना था ना 2 रेजिस्टर्स पे, तो ये वाला भी सेम आंसर ही आपको आएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बिकॉज यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 1/5 प्लस 1/10 हो जाएगा, विच शुड प्रॉब्ली गिव यू 2 आंसर आपके पास जो होगा ना, बल्कि 2 नहीं 10/3 आपके पास आंसर, ये आपके पास आंसर वापस आ जाएगा। तो इस तरह करके आपने ये पैरेलल और जो सीरीज सर्किट होता है ना उसके अंदर इस तरह की कैलकुलेशन होती है। बाकी इसके अलावा एक और जो चीज़ अगर आप लोगों ने यहाँ पे नोटिस की हो, तो ऊपर अगर आपने देखा था सीरीज़ के अंदर जब आपने रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया था तो दी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस वाज मोर, तो यहाँ पे 15 ohms आंसर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया तो 10/3 ohms आंसर आ गया। दी आंसर हैज़ डेफिनेटली रिड्यूस्ड। हालांकि रेजिस्टर्स आपके पास सेम है, आपके पास यहाँ पे 5 ohms का रेजिस्टर है, 10 ohms का रेजिस्टर है, ऊपर भी आपके पास 10 ohms और 5 ohms का था, लेकिन द रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट इज़ वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू दी वन इन सीरीज सर्किट। और इसकी रीजनिंग ये है कि जब भी आप पैरेलल सर्किट में रेजिस्टर्स को कंबाइन करते हो उनकी रेजिस्टेंस लो हो जाती है। तो अक्सर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि अगर आप एक सर्किट सीरीज से पैरेलल में कर दो तो करंट के अंदर क्या चेंज आएगा। तो जाहिर सी बात है अगर आपके पास आपने सीरीज से पैरेलल में किया है तो रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, और रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज करे तो करंट इंक्रीजेस। तो इसका एक ना मैं यहाँ पे करवा भी देता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चन करवा देता हूँ। एक आपके पास ये वाला यहाँ पे है सर्किट एंड देन देयर इज दिस पैरेलल सर्किट। सर वैसे फिजिक्स में एकदम से सर्किट्स कैसे आ गए? सर्किट्स वैसे करवाना मैंने थर्मल ही था, लेकिन सम स्टूडेंट्स हैड देयर मार्क्स कमिंग अप एज वेल, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया।
फेयर इनफ। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है हमारे पास 15 ओहम्स है, और इसके अंदर हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, जो भी आर टी की वैल्यू आ रही है वो हमारे पास यहाँ पर आ रही है 10/3 ओहम्स आ रही है। और 10/3 इज़ प्रॉबेबली लाइक 3 पॉइंट कुछ करके होगा, 3 पॉइंट करके कुछ आंसर आ रहा होगा। तो ये 3 पॉइंट करके कुछ आपके पास रेजिस्टेंस है, ये आपके पास 15 है। तो यहाँ पे जो रीजनिंग है ना, रीजनिंग आप लोगों ने ये लिखनी है कि रीजनिंग यहाँ पे ये लिख दो, इन पैरेलल सर्किट, in parallel combination the combined resistance decreases, so the current increases as V is बल्कि V कह रहा हूँ, I is inversely proportional to resistance according to V equals to आई आर। तो ये आपके पास ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। V इक्वल्स टू आई आर को रीअरेंज करोगे ना आप, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा नीचे आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगा, एंड देन यहाँ पे आपके पास आई आ जाएगा। वोल्टेज को कांस्टेंट ले लो, एंड देन यू विल हैव दिस अरेंजमेंट कि आपके पास जो आई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू रेजिस्टेंस। तो ये आपके पास ना यहाँ पे इस तरह का यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जामिनर, तो इसलिए आई थॉट इट वाज वर्थ गोइंग ओवर। तो ये आपके पास हो जाता है सीरीज वर्सेस पैरेलल। ठीक है, इसके बाद हम कुछ वो डिस्कस कर लेते हैं वोल्टेज को, फिर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब वोल्टेज हमारे पास क्या होता है, वोल्टेज बेसिकली आप लोग के पास जिस तरह हमने पढ़ा था कि करंट होता है, बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपकी जो अप्लाइंसेस होती हैं या जो आपकी डिवाइसेस होती हैं होम के अंदर, होम अप्लाइंसेस होती हैं, उनको वो क्या कर रहा था, उनको वो सपोर्ट कर रहा था, उनको वो पावर प्रोवाइड कर रहा होता है। यहाँ पे जो आपके बल्ब होते हैं दे गेट चार्ज अप, दे लाइट अप बिकॉज ऑफ द वोल्टेज। अगर आप वोल्टेज ज़्यादा प्रोवाइड कर दोगे तो वो ज़्यादा लाइट अप करेंगे, अगर ज़्यादा ही एक्स्ट्रा कर दोगे तो दे एंड अप गेटिंग बर्नड आउट। तो ये आपके पास वोल्टेज का यहाँ पे काम होता है। वोल्टेज बेसिकली आपकी, अगर इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है तो यू कैन प्रॉब्ली राइट इट एज इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, ये भी आप लिख सकते हो। और वोल्टेज होती है, वोल्टेज की दो टाइप्स होती हैं आपके पास, एक आपके पास होती है ईएमएफ, एक आपके पास होती है एक ईएमएफ होती है और एक आपके पास होती है पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो भी बेसिकली वोल्टेज ही होती है, लेकिन छोटा सा उनके अंदर डिफरेंस आता है, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे अभी आप लिख दो वोल्टेज is the product of current and electricity, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी कह रहा हूँ, करंट एंड रेजिस्टेंस। तो ये आपके पास यहाँ पे वोल्टेज होता है। बाकी इसका जो फॉर्मूला आता है वो आपके पास V इक्वल्स टू आई आर होता है, एंड आई डोंट थिंक वी नीड टू फर्दर एक्सप्लेन दिस। आई आपके पास करंट होता है, आर इज़ रेजिस्टेंस, एंड देन V इज़ वोल्टेज। तो ये आपके पास इसका बेसिक सा फॉर्मूला होता है। बाकी अब जो दो चीज़ें रह गई वो EMF है और इसी के साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस है। तो EMF को पहले हम देख लेते हैं, EMF क्या होती है, और ये भी वोल्टेज ही होती है आप लोगों के पास बेसिकली। तो ये आपके पास होती है वर्क डन to transfer electrical charge around a complete सर्किट। अब फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह करके एक कोई सर्किट बना हुआ है, ये भी आपके पास यहाँ पे लेट से आ रहा है, और इसके अंदर जो EMF होगी, EMF बेसिकली क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे सर्किट के थ्रू जो आपके पास वर्क डन हो रहा है ना, और इवन थ्रू दिस पार्ट, ये आपके पास क्या होगा, दिस इज़ योर EMF। तो ये आपके पास यहाँ पे होगी EMF होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात कर लें, क्या कहते हैं हम,
पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर बस ये आपके पास यहाँ पे फ़र्क आता है, पीडी इसको कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये भी आपके पास वोल्टेज ही होती है, लेकिन ये अराउंड इंस्टेड ऑफ वर्क डन अराउंड कंप्लीट सर्किट, ये आपके पास ना सिर्फ एक सिंगल कंपोनेंट के अराउंड एक वर्क डन होता है, छोटा सा वर्क डन होता है। तो इसकी भी डेफिनेशन मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, बिकॉज टेक्निकली सेम ही चीज़ है, बस थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आता है। और डिफरेंस हम देख लेते हैं क्या आता है। डिफरेंस क्या आता है कि ये हमारे पास अराउंड अ कॉम्पोनेंट होता है, अराउंड अ कॉम्पोनेंट। तो ये हमारे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और इसकी अगर मैं यही वाली डायग्राम यहाँ पे बना लूँ, तो लेट सपोज आप लोग के पास इस तरह करके एक डायग्राम है, और इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास हो रही है वो सिर्फ यहाँ तक हो रही है, इस पार्ट के थ्रू हो रही है। तो ये वाली जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना आपके पास, इसको आप कहोगे दिस इज़ योर पीडी, बिकॉज ये एक सिंगल कंपोनेंट के थ्रू हो रहा है। ये जो आपके पास ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे हो रहा है, जो नीचे नीचे वाला पार्ट है इट्स गेटिंग लेफ्ट अननोटिस। तो ये आपके पास पीडी और पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर ना बेसिक फ़र्क होता है। सिमिलर डेफिनेशन है, वर्क डन होता है टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल चार्ज, और वोल्टेज ही होते हैं दोनों, दोनों आपके पास वोल्टेज है एक तरह की। लेकिन जो ईएमएफ होती है पूरे सर्किट के राउंड होती है, जो आपके पास वोल्टेज होती है वो आपके पास सिर्फ एक छोटे से सर्किट के राउंड होती है। अभी इसकी अगर आप लोगों ने क्वेश्चंस भी देखा ना, तो क्वेश्चन में जो बैटरी जो आपके पास बेसिकली सप्लाई कर रही होती है ना वोल्टेज, वो ईएमएफ होता है। अगर आपने क्वेश्चंस को अक्सर नोटिस किया हो, ये जो 6 वोल्टेज आपके पास पूरी बैटरी का आ रहा है, ये आपके पास क्या ईएमएफ है। लेकिन जो सिर्फ इस रजिस्टर को वोल्टेज मिल रहा है, लेट्स से वो 2 वोल्टेज है, और ये इस रजिस्टर को वोल्टेज मिल रहा है 4, ये जो 6 वोल्टेज था ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ईएमएफ है। लेकिन जो 4 और 2 वोल्टेजेस है ये आपके पास क्या है, पीडी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज के अंदर ये होता है, ईएमएफ आपके अंदर पूरे सर्किट के को आप सप्लाई कर रहे होते हो, और जो आपके पास सिर्फ एक सिंगल कंपोनेंट को आपके पास जो वोल्टेज जा रही है वो आपके पास क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस होती है। तो ये बस छोटा सा इसका ना डिफरेंस होता है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलमोस्ट वेरी लाइकली टू बी लेसर देन ईएमएफ। तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन भी कर देता हूँ कि जो ईएमएफ आपके पास है ना, दिस इज इक्वल्स टू 6 वोल्टेज, एंड देन यहाँ पे जो पीडी आपके पास आ रही है, यहाँ पे मैं कहता हूँ ये आपके पास टोटल जो वोल्टेज आ रही है 10 वोल्टेजेस आ रही हैं। नीचे भी एक रेजिस्टेंस हम यहाँ पे बना देते हैं, और यहाँ पे आपके पास 6 वोल्टेजेस आंसर आ रही है, यहाँ पे आपके पास 4 वोल्टेज आंसर आ रहे हैं। तो जो पीडी आपके पास है वो आपके पास 6 वोल्टेज भी हो सकती है, 4V भी हो सकती है, बट नेवर 6+4, बिकॉज 6+4 वुड इक्वल्स टू ईएमएफ। तो इस चीज़ को बस यहाँ पे याद रख लेना। इसमें मैं ये बता भी देता हूँ, ईएमएफ यहाँ पे क्या बन रही है, 10 वोल्टेज बन रही है। और ऊपर जो आपके पास पीडी बन रही है, ऊपर आपके पास पीडी क्या बन रही है, इट कैन आइदर बी 4 और इट कैन आइदर बी 2 voltages, but never 4+2, because 4+2 is going to equal to the entire EMF, which entire voltage which is equal to EMF. तो EMF आपके पास पूरी वोल्टेज होती है, और जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स को थोड़ी थोड़ी स्पेसिफिक वोल्टेज मिल रही है वो क्या होती है, पीडी होती है। तो दिस इज एज सिंपल एज इट गेट्स। तो ये सबको समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट EMF और पोटेंशियल डिफरेंस का। आदि समझ आ गया। और इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके ना कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी करंट वगैरह वी स्टडी दैट। तो अच्छा, बाकी एक और भी इसकी जो डेफिनेशन है ना वोल्ट की एक और डेफिनेशन होती है, 1 कॉलम पर एम्पेयर। इसकी ये भी डेफिनेशन होती है, तो यू कुड प्रॉब्ली राइट दिस एज वेल अगर आप लोगों ने लिखनी हो यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज अनदर डेफिनेशन फॉर इट। अच्छा, एक और चीज़ पहले ना हम स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे चार्ज का एक कॉन्सेप्ट है और एक रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट है। ये दो कॉन्सेप्ट हैं, फिर हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे ना वो थोड़े से ज़्यादा एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो एक आपके पास यहाँ पे चीज़ आती है चार्ज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ज आपके पास क्या होता है, चार्ज आपके पास बेसिकली होता है जो भी करंट की कैपेसिटी होती है किसी चीज़ के अंदर, किसी भी आपके पास जो भी आपके पास अप्लाइंस होती है उसके अंदर जितनी भी करंट की कैपेसिटी होती है वो आपके पास क्या होता है, चार्ज होता है। और चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है Q=IT। बेसिकली करंट फ्लोइंग की जितनी भी कैपेसिटी होती है उसका चार्ज होता है। अगर एक जो आपके पास सब्सटेंस है या डिवाइस, या सब्सटेंस कह रहा हूँ, डिवाइस है, और डिवाइस के अंदर करंट ज़्यादा है, तो उसका जो चार्ज कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, उसके चार्ज भी ज़्यादा होगा। तो जो चार्ज होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर आप करंट इंक्रीज़ कर दोगे तो चार्ज भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि चार्ज आपके पास क्या होता है, चार्ज इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड
टाइम। यहाँ पे आप कह दो इसका जो फार्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, Q इक्वल्स टू आई टी होता है। ये आपके पास क्या, दिस इज़ योर टाइम एंड देन दिस इज़ करंट एंड दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ चार्ज। और इसका जो ऐसा यूनिट होता है ना, ऐसा यूनिट इसका होता है कूलम, कैपिटल C होता है, और इसको आप कहते हो कॉलम। कॉलम्स कह लो या कॉलम कह लो, एक ही बात है। तो ये आपके पास ना इसका ऐसा यूनिट होता है। तो ये दिस इज़ योर चार्ज, ये आपके पास चार्ज होता है। इसके बाद एक और यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है विच इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये आपके पास होती है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये आपके पास जो भी मटेरियल होता है ना, उसकी बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी होती है। अगर आपके पास एक लेट से रॉड आ रहा है, रॉड की रेजिस्टिविटी जो भी आ रही है वो उसकी प्रॉपर्टी है। और इसी तरह आपके पास जो एक बल्ब आ रहा है, बल्ब की जो रेजिस्टिविटी है वो उसकी प्रॉपर्टी है। यू कैन नेवर चेंज इट्स रेजिस्टिविटी, बल्कि चेंज खैर कर ही सकते हैं, लेकिन उसकी जो बिल्ट इन प्रॉपर्टी होती है जो कि अंदर से होती है वो उसकी रेजिस्टिविटी होती है। मतलब कितना उसके अंदर रेजिस्टेंस आ सकता है, कितना रेजिस्टेंस नहीं आ सकता, वो उसकी रेजिस्टिविटी होती है। अगर आपके पास लेट से 2 बल्ब्स हैं, एक बल्ब की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, एक बल्ब की रेजिस्टिविटी कम है, तो ये उनकी ना इन बिल्ट इन प्रॉपर्टी होती है। ये कोई ऐसा स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती। हर जो आपके पास ऑब्जेक्ट आता है, हर जो डिवाइस आता है, उसकी सेपरेट रेजिस्टिविटी होती है। अब इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला इसका आप लोग के पास होता है रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी, ये आपके पास रेजिस्टिविटी है, एंड देन इनटू लेंथ ओवर एरिया। ये आपके पास रेजिस्टिविटी का यहाँ पे फॉर्मूला होता है। ये जो L है आपके पास, दिस इज योर लेंथ एंड दिस A रिप्रेजेंट्स द एरिया एंड दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, दिस रिप्रेजेंट्स योर रेजिस्टिविटी। तो ये आपके पास रेजिस्टिविटी होती है एंड दिस इज रेजिस्टेंस। तो ये आपके पास ना फॉर्मूला होता है दैट रिलेट्स रेजिस्टेंस एज वेल एज रेजिस्टिविटी। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसको खुद ही आप लोग अरेंज करके, रीअरेंज करके रेजिस्टिविटी को भी सब्जेक्ट बना सकते हो, बट द बेसिक फॉर्मूला इज दिस, R इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ओवर एरिया। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला आपको बस पता होना चाहिए। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं कि हाउ आर ऑल ऑफ दीज थिंग्स एप्लीकेबल। तो वो हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये एक हमारे पास सिंपल सा एक क्वेश्चन है। मैंने अभी अभी आप लोगों को बात भी की थी कि जो भी आपके पास यहाँ पे चार्ज होता है वो बेसिकली क्या होता है, जितना करंट पास हो सकता है किसी भी चीज़ के अंदर। यहाँ पे वो कह रहे थे करंट इन अ कार हेडलैम्प इज 2 एम्पेयर्स, दी हेडलैम्प इज स्विच्ड ऑन फॉर 4 मिनट्स, हाउ मच चार्ज इज पास थ्रू दी हेडलैम्प। तो you've got to do nothing but apply this formula Q equals to IT, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था कि ये चार्ज का फॉर्मूला होता है। चार्ज की वैल्यू हमने फाइंड करनी है विच इज़ आर क्यू। तो करंट की वैल्यू से प्रोवाइड किए 2 एम्पेयर्स है एंड देन हमारे पास जो टाइम है वो हमारे पास 4 मिनट्स है। 4 मिनट्स आपके पास ऐसा यूनिट्स में नहीं है, तो you've got to simplify it to seconds, you've got to convert it to seconds। तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। 8 इंटू 60 इज़ वॉट, 8 इंटू 60 इज़ लाइक 480। तो 480 आपके पास इसका यहाँ पे ना आंसर आ जाएगा, और इसकी यूनिट्स क्या होते हैं, कैपिटल C। तो दिस शुड बी योर आंसर। प्रिटी सिंपल, ऑल यू नीडेड टू डू वाज मेमोराइज द फार्मूला एंड प्लग इन द वैल्यूज एज दे आर एंड जस्ट केयर अबाउट द SI यूनिट्स। तो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है रेजिस्टिविटी से रिलेटेड। अब यहाँ पे उसने ना एक हमें ग्राफ दिया हुआ है वोल्टेज अगेंस्ट करंट का।
वो कह रहे हैं दिस वोल्टेज करंट ग्राफ इज एप्लीकेबल फॉर टू वायर्स पी एंड क्यू. द वायर्स आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल एंड हैव द इक्वल लेंथ. अब यहाँ पे उसने आपको बात की है कि सेम मटेरियल की वो बात करे. तो सेम मटेरियल के बाद इसका मतलब ये है कि उनकी सेम रेजिस्टिविटी है. अगर कोई भी चीज़ सेम मटेरियल से बना हुआ है ना तो उनकी रेजिस्टिविटी सेम होगी, सेम रेजिस्टिविटी. और वो कह रहे हैं इक्वल लेंथ है, तो लेंथ भी आपके पास जो होंगी ना इनकी वो सेम ही लेंथ होंगी. अब वो कह रहे थे रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एंड द क्रॉस सेक्शनल एरियाज आर डिफरेंट. रेजिस्टेंस डिफरेंट है, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट है. तो वो कह रहे हैं विच वायर हैज़ द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस एंड विच वायर हैज़ द लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया. अच्छा, पी और क्यू वायर्स दिए हैं. अब वो कह रहे हैं किसका सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, किसका सबसे ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो यहाँ पे अगर हम देख लें तो हमारे पास रेजिस्टेंस का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता था. अच्छा, अब पहले ना हम यहाँ पे फार्मूला को देख लेते हैं. सबसे पहले जो हमने फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है वो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि रेजिस्टेंस किस तरह होनी है, क्योंकि वोल्टेज भी उसने दिया हुआ है, करंट भी उसने दिया हुआ है. अगर तो आपके पास अब रेजिस्टेंस का जो फार्मूला था ना बेसिकली वो आपके पास क्या होता था, वो आपके पास था आर इक्वल्स टू वी ओवर आई. ये वही वाला वी इक्वल्स टू आई आर वाले फार्मूले को रीअरेंज किया. तो अगर इस फार्मूले को आप देखो तो अगर आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे ज़्यादा करनी है ना, आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ करनी है, तो जो वोल्टेज की वैल्यू है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए और जो आपके पास करंट की वैल्यू है वो डिक्रीज़ होनी चाहिए. क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर आपके पास न्यूमरेटर इंक्रीज़ करेगा, डिनोमिनेटर डिक्रीज़ करेगा, तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपके पास इंक्रीज़ हो जाएगा. बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास ये पूरा कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ रहा है ना, इसकी वैल्यू आपने इंक्रीज़ करनी है. तो इसकी वैल्यू कैसे इंक्रीज़ होगी, अगर आई की वैल्यू कम से कम हो जाएगी और वी की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी. तो यहाँ पे हमने देखना है कि जो वी ओवर आई वाला कॉम्बिनेशन है वो सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है. तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे आपके पास जो वोल्टेज है इट इज़ प्रीटी हाई और करंट करंट भी आपके पास यहाँ पे ठीक है करंट भी, लेकिन वोल्टेज इज़ प्रीटी हाई. तो इसके अंदर वोल्टेज बहुत आपकी ज़्यादा है पी के अंदर. लेकिन अगर आप क्यू की बात कर लो तो क्यू में क्या हो रहा है, क्यू में वोल्टेज कम है, करंट ज़्यादा है, करंट दोनों का सेम है, लेकिन वोल्टेज किसकी ज़्यादा है, वोल्टेज सिर्फ पी की ज़्यादा है. तो इसका मतलब ये वाला जो आपके पास वी और आई वाला कॉम्बिनेशन है ये किस में ज़्यादा होगा, ये आपके पास पी में ज़्यादा होगा. तो पी की जो रेजिस्टेंस है वो अल्टीमेटली ज़्यादा हो जाएगी. तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि क्योंकि यहाँ पे पी की वोल्टेज आपके पास ज़्यादा है तो इसका जो कॉम्बिनेशन होगा वी ओवर आई वाला वो इसमें ज़्यादा होगा और जो वी ओवर आई वाला कॉम्बिनेशन इसमें होगा वो कम होगा. तो जाहिर सी बात है अगर इसमें इसका कॉम्बिनेशन कम है तो इसकी रेजिस्टेंस कम है और इसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी, इसकी रेजिस्टेंस भी फिर ज़्यादा हो जाएगी. तो मेरे पास जो सबसे ज़्यादा ग्रेटर रेजिस्टेंस किसका होगा, मेरे पास पी का रेजिस्टेंस होगा. तो यहाँ तक सबको समझ आता है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ. सफ़ान, मनाल एंड सारा, देख लो आप लोग, इज दिस क्लियर. हाँ हाँ जी सफ़ान बताओ. ठीक है. अच्छा हादी आप देख लो, कोई इशू है इस क्वेश्चन में यहाँ तक. अभी हमने सिर्फ ये फाइंड किया कि पी और क्यू में से सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसकी है. तो यहाँ पे जो पी आ रहा है ना हमारे पास उसकी वोल्टेज ज़्यादा है, करंट तो दोनों का सेम है लेकिन पी की वोल्टेज ज़्यादा है. तो जाहिर सी बात है अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो पी का रेजिस्टेंस भी अल्टीमेटली ज़्यादा होगा. तो दिस इज़ ऑल दैट वी हैव डन अंटिल नाउ. तो ये क्लियर है आपको. ठीक है. अच्छा इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद हमने फाइंड करना है लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका है. तो जो फार्मूला हमारे पास यूज़ होता है ना, फार्मूला हमारे पास है इसके लिए आर इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ ओवर एरिया. ये हमारे पास रेजिस्टेंस और लेंथ एरिया को रिलेट करता है. अब उन्होंने बात की थी कि जो आपके पास यहाँ पे रेजिस्टिविटी ओवर लेंथ आ रही है वो आपके पास कांस्टेंट है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो बिकॉज ये आपके पास कांस्टेंट है. तो इग्नोर दिस एंड देन यू कैन हैव द फार्मूला रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पी की रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रही है. तो अगर आपके पास, अच्छा अब आपने फाइंड क्या करना है, आपने सबसे पहले लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड करना है. तो अगर आपका एरिया लार्जर है तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी. और रेजिस्टेंस किसकी कम थी, रेजिस्टेंस आपके पास क्यू की कम थी. ऊपर को देखो यहाँ पे आपके पास क्यू की रेजिस्टेंस सबसे कम थी. तो यू कुड चूज ऑप्शन बी एंड ऑप्शन बी वुड बी योर आंसर. तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था बट अगर फॉर्मूलेज आते हैं, रिलेशन बनाने आते हैं तो इट्स प्रीटी इजी. तो इज दिस क्लियर टू एवरीवन.
एक और हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, इसमें वो हमें क्या कह रहा है, अ 1 मीटर लेंथ ऑफ, ये 1 मीटर है बाय द वे, अ 1 मीटर लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये एरिया है हमारे पास, एंड देन दिस इज रेजिस्टेंस। यहाँ पे वो कह रहे हैं व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ 0.50 लेंथ ऑफ वायर ऑफ द सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का मतलब है जो रेजिस्टिविटी है वो सेम है, विद अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 0.80। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ये पहले वाली वायर की रेजिस्टिविटी फाइंड कर लेते हैं और फिर यही वाली रेजिस्टिविटी दूसरे मटेरियल के लिए लगाएंगे, एंड देन विल फाइंड इट्स रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है रेजिस्टिविटी इक्वल, रेजिस्टिविटी बल्कि कह रहा हूँ, रेजिस्टेंस आएगा, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ओवर एरिया। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो पहला वाला है आपके पास उसकी 2 है, एंड देन रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू आ रही है वो हमने फाइंड करनी है। लेंथ की वैल्यू क्या है, 1 मीटर्स है, एंड देन एरिया की वैल्यू क्या है, 0.4 है। लेकिन यहाँ पे ऐसा यूनिट्स का ख्याल रखना है, ये मिलीमीटर्स है आपके पास, और मिलीमीटर्स के साथ स्क्वायर आ रहा है, तो हमने 2 दफ़ा पावर अप्लाई करनी है। ये वाली जो पावर होती है 10⁻³ ये मिली की पावर होती है, लेकिन कितनी दफ़ा ये मिली की पावर अप्लाई हो रही है, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे इसको आपने क्या करना है, स्क्वायर ले लो डायरेक्टली। तो यहाँ पे जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे ना, तो योर आंसर शुड बी 8 × 10⁻⁻, करके कुछ आएगा, 8 × 10⁻⁻⁷ रेजिस्टिविटी आपका आंसर आएगा। अब यही वाला जो है, यही वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे भी अप्लाई कर लो, तो सेम ही यहाँ पे चीज़ है, रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ ओवर एरिया। यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट करनी है, रेजिस्टिविटी तो सेम है 8 × 10⁻⁻⁷, एंड देन लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ इज 0.5, एंड देन आपके पास यहाँ पे एरिया आ रहा है, तो एरिया आपके पास कितना आ रहा है, 0.80। लेकिन यहाँ पे भी आपने यूनिट्स का ख्याल रखना है, 10⁻⁻³ एंड देन स्क्वायर। तो इसको जब आप लोग फाइंड करोगे तो योर आंसर शुड बी इक्वल टू 1/2। तो 1/2 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, एंड 1/2 हमें ऑप्शन में नज़र भी आ रहा है इस वक्त। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। तो इज़ दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई यहाँ पे प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूजन हो तो बताओ। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, दिस इज़ द क्वेश्चन दैट यू गाइस आर सपोज टू। तो ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जल्दी से, और मुझे व्हाट्सएप के मैसेजेस में मुझे शेयर कर देना अपने सॉल्यूशंस। इसमें वही वाला फार्मूला लगना है, चार्ज वाला।
अच्छा ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते मनाल, आपका आंसर मुझे अभी तक नहीं आया आई थिंक। आप भेज दो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ इसे। ठीक है, अच्छा इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो हमें क्या कह रही थी, फ्लैश ऑफ अ कैमरा ऑपरेट्स व्हेन अ कैपेसिटर डिस्चार्ज थ्रू अ फ्लैश ट्यूब। ये इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, यू जस्ट फोकस ऑन दी स्पेसिफिक्स। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं इन 3.2 मिली सेकेंड्स, ये मिली है आपके पास। मिली की पावर आपके पास क्या होती है, मिली की पावर इज 10 रेज टू पावर -3 एंड अ चार्ज ऑफ 6C पासिस थ्रू दी फ्लैश ट्यूब। अब एवरेज करंट आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो व्हाट यू विल डू इज, आपके पास फॉर्मूला लगेगा Q इक्वल्स टू IT, और Q की जो वैल्यू आपके पास आ गई है वो 6 आ गई है, एंड देन 3.2 आ रहा है। अब 3.2 को आपने कन्वर्ट भी करना है यहाँ पे इंटू 10 रेज टू पावर -3। तो अगर किसी की कोई भी मिस्टेक हुई है ना, तो वो प्रॉबेबली यहाँ पे हुई होगी, इफ़ एनी ऑफ यू गॉट योर आंसर रॉन्ग। तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर दो T से। अब इसको आप लोगों ने क्या करना है, डिवाइड करना है 3.2 इंटू 10 रेज टू पावर -3। तो आपके पास जो आंसर आना चाहिए, इट शुड बी इक्वल्स टू 1875। इसको राउंड ऑफ करके आप लोग 1900 एम्पेयर्स पे लिखते ना, तो ऑप्शन डी वुड बी योर आंसर। बस यहाँ पे करना क्या था, यहाँ पे जो 3.2 है ना आपके पास, उसको आपने कन्वर्ट भी करना है वापस सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मिली की यहाँ पे पावर आप लिख दो, मिली की पावर होती है 10 रेज टू पावर -3। तो आपके पास इस तरह करके आंसर आ जाएगा। तो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई यहाँ पे प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक है, बस ये कन्वर्जन जो है ना, कन्वर्जन का खास ख्याल रखना, बिकॉज दे कैन एंड अप कोस्टिंग यू लॉट ऑफ मार्क्स। अच्छा अच्छा, अब एक और हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टर्स पे एक क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, देन विल क्लोज द क्लास। सो यहाँ पे हमारे पास 3 सर्किट्स हैं यहाँ पे डिफरेंट। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क्स गोइंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टोटल रेजिस्टेंस टू द लार्जेस्ट टोटल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो नेटवर्क एक्स आ रहा है उसका हम फाइंड कर लेते हैं रेजिस्टेंस आ रहा है। अब दीज आर 3 रेजिस्टर्स, तो हमने यहाँ पे जनरल फार्मूला यूज़ करना है, विच शुड बी इक्वल्स टू 1/RT इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। सो दिस शुड इक्वल्स टू 3/10। तो आपके पास जो RT की वैल्यू आ जाएगी, RT की वैल्यू आपके पास आ जानी चाहिए 10/3। अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 3 पॉइंट करके कुछ आंसर आएगा, 3.4 समथिंग और 3.2 समथिंग। तो ये आपके पास इसकी रेजिस्टेंस होगी। अब आप ये वाला जो आपके पास आ रही है, तो आपके पास बहुत ही यहाँ पे आसान है, इसको इतना इस पर स्ट्रेस आउट करने की ज़रूरत भी नहीं है हमें। तो ये जो आपके पास यहाँ पे आ रहा है, इसकी वैल्यू तो आपके पास सीधी सीधी बन जाएगी, प्लस करना है आपने। तो इसकी बन जाएगी 10 + 10 + 10 विच शुड इक्वल्स 30 ओहम्स। तो RT की वैल्यू आपके पास ये बन जाएगी। अब आपने फाइंड करना है यहाँ पे जो नेटवर्क Z आ रहा है, इसका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लो। तो जो नेटवर्क Z आपके पास आ रहा है,
इसमें एक पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बन रहा है और एक आपके पास 10 ohms वाला कॉम्बिनेशन भी बन रहा है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लो। ये आपके पास 2 रेजिस्टेंस है, तो मैं शॉर्ट फार्मूला यहाँ पे लगाऊंगा। तो जो शॉर्ट फार्मूला आपका यहाँ पे वो क्या कहता है कि जो 10 को मल्टीप्लाई करवा दो R1 इंटू R2 प्लस R1 ओवर R1 प्लस R2, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 10, सो दिस शुड इक्वल्स टू 100/20। 100/20 इज व्हाट, इट्स 100/20 आपके पास क्या होता है, 5 होता है। हाँ, तो 5 ओहम्स आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो पूरा आपके पास यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, इसका जो आंसर आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है, 5 ओहम्स आ रहा है। अब ये जैसे ही, तो इसका मतलब क्या है कि ये बेसिकली आपके पास क्या बन गया, ये बेसिकली आपके पास ये वाला फॉर्मेट बन गया, 5 ओहम्स एंड देन 10 ओहम्स। तो अब ये आपके पास सीरीज़ में कन्वर्ट हो गया। तो अब अगर आपने फाइंड करना है तो अब आप क्या कर सकते हो, आर टी के लिए आर टी इक्वल्स टू 5 ओहम्स प्लस 10 ओहम्स, क्योंकि ये जो दो का कॉम्बिनेशन आ रहा था इसका टोटल 5 ओहम्स रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 15 ओहम्स आ जाएगा। तो अब अगर ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे पहले आपके पास ये सबसे छोटा आएगा 10/3, आपके पास x आएगा एंड देन you've got z एंड देन you've got y, x z y इज योर कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे x z y कहाँ पर आ रहा है, ये हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। तो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो तो बताए। ठीक है, अगर इफ़ एवरीथिंग क्लियर देन यू गाइस आर फ्री टू गो। बाकी इसकी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, उसमें हम कोशिश करेंगे कि विल ट्राई टू रैप अप इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है।